मेरा नाम सुमन है और कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी एक ऐसी अफ़वाह की वजह से टूटने की कगार पर पहुंच गई थी जिसने न सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरे परिवार की सांसें तक छीन ली थी। लोग मुझे देखकर फुसफुसाते थे, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते थे और जिस घर को बचाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी वही घर मुझसे सवाल पूछने लगा था। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता और जब सच सामने आया तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि उन लोगों की सोच भी बदल गई जिन्होंने बिना जाने मुझे दोषी ठहरा दिया था। ये कहानी भरोसे की, इज्जत की और उस सच्चाई की जो देर से सही लेकिन जीतती ज़रूर है। रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा जहाँ सुबह की ठंडी हवा में चाय की दुकान से उठती भाप और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ एक अलग ही सुकून देती थी। वहीं मेरी दुनिया बसी हुई थी। मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम करती थी। उम्र मेरी 25 साल थी लेकिन जिम्मेदारियां इतनी कि खुद को कभी जवान महसूस ही नहीं कर पाई। पापा की 2 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनका एक पैर कमजोर हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर का बोझ इतना था कि हर महीने ब्याज चुकाते चुकाते सांस रुकने लगती थी। माँ रात भर जागती रहती, कभी हिसाब लगाती, कभी भगवान से प्रार्थना करती और सुबह मेरे सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, जैसे सब कुछ ठीक हो। मैं समझती थी कि वह मुस्कान असली नहीं है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने बी फार्मा किया था, इसलिए कस्बे के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर पर मुझे नौकरी मिल गई थी। सुबह 8 बजे दुकान खोलना, रात 8 बजे बंद करना, बीच में न खाने का समय तय न आराम का, बस काम ही काम। दवाइयों के नाम याद रखना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना और कभी कभी उनकी तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस करना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। मैं कई बार सोचती क्या यही ज़िंदगी है? लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता और मैं खुद को समझा लेती। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी इतनी थी कि सड़कें खाली पड़ी थी, दुकान में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैंने सिर उठाकर देखा। एक नया चेहरा था, सफ़ेद कोट पहने, चश्मा लगाए और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। उसने बहुत ही शांति से कहा, "बहन जी, मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चाहिए।" मैंने दवा निकाल कर दी और जैसे ही उसने पर्ची देखी, वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर बोला, "ये दवा थोड़ी महंगी है, अगर आप चाहें तो इसका एक सस्ता विकल्प भी है जो उतना ही असर करेगा।" मैं थोड़ा हैरान हुई क्योंकि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ दवा लेकर चले जाते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि सामने वाले पर कितना बोझ पड़ेगा। मैंने धीरे से पूछा, "आप डॉक्टर हैं?" उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "हाँ जी, मेरा नाम आर्यन है। मैं शहर के सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और हर हफ्ते यहाँ में गाँव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने आता हूँ। अगर आप चाहें तो अपने पापा को लेकर अपना आना, मैं उन्हें खुद देख लूँगा।" उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्ची चिंता थी। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा, लेकिन उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब-सा सुकून रह गया। जैसे किसी ने मेरे भारी दिल को थोड़ा-सा बोझ हल्का कर दिया हो। अगले दिन मैं पापा को लेकर कैंप में गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आर्यन हर मरीज को धैर्य से देख रहा था। जब हमारी बारी आई तो उसने पापा से इतने सम्मान से बात की कि मेरी आँखें भर आई। उसने उनकी दवाइयाँ बदली, कुछ सैंपल दिए और कहा, "चिंता मत करिए, धीरे-धीरे सुधार होगा।" उसने एक बार भी पैसे की बात नहीं की। माँ ने उसके हाथ जोड़ लिए और कहा, "बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे।" उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। उसके बाद आर्यन कभी-कभी मेडिकल स्टोर पर आने लगा, कभी दवा लेने के बहाने, कभी पापा की रिपोर्ट देखने के लिए। धीरे-धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन उस बातचीत में हमेशा एक दूरी और सम्मान बना रहता था। वह कभी ज़रूरत से ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करता था और हमेशा यही बात मुझे उसके और करीब ले जाती थी। एक शाम दुकान बंद करने का समय था, मैं बहुत थक चुकी थी। तभी वह आया और बोला, "सुमन जी, आप रोज़ इतनी मेहनत करती हैं, कभी खुद के बारे में भी सोचती हैं?" मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "डॉक्टर साहब, हमारे जैसे लोगों के पास खुद के लिए सोचने का समय कहाँ होता है?" वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, "हर इंसान को हक है थोड़ा सा सुकून पाने का।" उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात जब मैं घर जा रही थी तो पहली बार मुझे अपनी थकान महसूस हुई, लेकिन साथ ही एहसास भी हुआ कि कोई है जो इस थकान को समझता है। दिन बीतते गए और हमारी बातें बढ़ती गई। वह मुझे गाँव के लोगों की कहानियाँ सुनाता, मैं उसे अपनी पढ़ाई के दिनों के किस्से बताती। धीरे-धीरे यह बातचीत मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात खुद से भी नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में भावनाओं की जगह बहुत कम है। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी, दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। मैं दरवाजे के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। तभी आर्यन अंदर आया, उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने हंसते हुए कहा, "लगता आज मरीज कम है और बारिश ज़्यादा है।" मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, "हाँ, आज तो दुकान भी आराम कर रही है।" कुछ पल चुप ही रही, फिर उसने अचानक पूछा, "सुमन, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक डर क्यों रहता है?" मैं चौंक गई क्योंकि यह सवाल किसी ने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा था। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे-धीरे मैंने उसे अपने कर्ज के बारे में, पापा की हालत के बारे में और उस डर के बारे में बताया जो हर दिन मेरे साथ रहता था। वह ध्यान से सुनता रहा, बिना टोके, बिना कोई सलाह दिए। जब मैं चुप हुई तो उसने सिर्फ इतना कहा कि डर मत, सब ठीक होगा। मैं कोशिश करूँगा जितनी मदद कर सकूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी, लेकिन उसी के साथ एक डर भी, कहीं यह उम्मीद मुझे कमज़ोर न बना दे। मैं खुद को समझाती रही कि यह सिर्फ एक
अच्छा इंसान है और कुछ नहीं। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। जब वह कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता तो मुझे अजीब-सा खालीपन महसूस होता। मैं खुद पर गुस्सा करती कि मैं क्यों किसी के आने-जाने से इतनी प्रभावित हो रही हूँ। लेकिन इंसान दिल को कैसे समझाए। तभी एक दिन घर में एक नई बात शुरू हुई। माँ ने कहा, सुमन तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का दिल्ली में बिज़नेस करता है, अच्छा परिवार है और सबसे बड़ी बात वो हमारे कर्ज में भी मदद कर सकते हैं। पापा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद थी और डर भी। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर से हिलाकर हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास न कहने की वजह तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन चुपचाप, ताकि माँ पापा को पता न चले। अगले दिन जब आर्यन आया तो मैंने उसे सब बता दिया। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं समझता हूँ, तुम्हारा परिवार पहले है, हम दोस्त रहेंगे। उसकी आवाज़ में दर्द छुपा हुआ था, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। मैं बस उसे देखती रह गई। उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ बदल गया था। हम बात तो करते थे, लेकिन पहले जैसा खुलापन नहीं रहा था। और मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मुझे अपने आप पर भी शक होने लगेगा और जहां एक झूठे अफवाह सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेगी। उसी हफ्ते मेडिकल स्टोर पर काम करते हुए मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ लोग मुझे अलग नज़रों से देख रहे हैं। पहले जो ग्राहक हंसकर बातें करते थे, अब धीरे से फुसफुसाकर बातें करने लगे थे। मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ये एहसास धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। उसी बीच मेरी सहकर्मी रिया का व्यवहार भी बदल गया था। वह पहले भी थोड़ी अलग थी, हमेशा फ़ोन में लगी रहना, मेकअप करना और दूसरों की ज़िंदगी पर नज़र रखना। लेकिन अब वह मुझे देखकर अजीब-सी मुस्कान देती थी, जैसे उसे कोई राज पता हो। एक दिन जब मैं स्टोर के पीछे सामान रख रही थी, तब मैंने उसे किसी से फ़ोन पर धीरे-धीरे बात करते सुना। वह कह रही थी, अब मज़ा आएगा, देखना कैसे सब बदलता है। मैं चौंक गई, लेकिन उसने मुझे देख लिया और तुरंत बात काट दी और हँसते हुए बोली, अरे सुमन, तुम कब आई? मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन सुबह जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मेरी दुनिया जैसे रुक गई। व्हाट्सएप के कई मैसेज एक साथ आए थे। कस्बे के ग्रुप में मेरा नाम लिखा था और उसके साथ एक स्क्रीनशॉट था जिसमें मैं और आर्यन चैट करते दिख रहे थे। उस चैट में लिखा था, आर्यन, तुम्हारे बिना दिन नहीं कटता, काश हम दोनों हमेशा साथ रह पाते। और नीचे एक दिल का ही निशान। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ही नहीं था। मैं घबरा गई और तुरंत आर्यन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। शायद वो किसी काम में व्यस्त था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक और झटका लगा। उसी ग्रुप में एक ऑडियो क्लिप भी शेयर हो गई थी, जिसमें मेरी आवाज़ ऐसी लग रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि मेरे माँ-बाप को मत बताना, वे मुझे ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। मैं टूट गई थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। दुकान पहुंची तो वहाँ का माहौल भी बदल चुका था। मालिक मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ ग्राहक मुझे देखकर दूसरी तरफ मुड़े जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वही सुमन नहीं रही जो कल तक थी। घर पहुंची तो माँ के हाथ में फ़ोन था, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, सुमन, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए कहा, माँ, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी बात सुनने के बजाय माँ रोने लगी। पापा ने गुस्से में कहा, अगर ये सच है तुम्हारे लिए तो मर चुकी है। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उसी शाम जिस व्यापारी परिवार से मेरी शादी की बात चल रही थी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर रख सकते, जिसकी बातें पूरी कस्बे में फैल रही हों। मेरे लिए दूसरा झटका था। एक तरफ मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी और दूसरी तरफ मेरा भविष्य भी हाथ से निकलता जा रहा था। मैं कमरे में बंद होकर रोती रही और सोचती रही कि आखिर ये सब किसने किया। और तभी मुझे रिया की बात याद आई और उसका अजीब व्यवहार। सब कुछ धीरे-धीरे साफ होने लगा, लेकिन मेरे पास कुछ साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उसी रात रिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घमंड साफ सुनाई दे रहा था। उसने कहा, सुमन, अगर तूने आर्यन से मिलना बंद नहीं किया तो मैं और भी सबूत डाल दूँगी। इस बार सिर्फ चैट नहीं, वीडियो भी होंगे। तेरे पापा ये सब सह नहीं पाएँगे। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ गई थी कि वह मुझे डराकर सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। मैंने उसी वक़्त फैसला किया कि मैं आर्यन से दूरी बना लूँगी। मैंने उसका नंबर साइलेंट कर दिया और खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया। अगले दिन से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। वह स्टोर आया तो मैंने नज़रें चुरा ली। उसने कई बार पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसके करीब रही तो रिया कुछ और कर देगी। दिन गुजरते गए और मेरी हालत और ख़राब होती गई। घर में सन्नाटा रहता, माँ मुझसे बात नहीं करती, पापा की नज़रों में सवाल था और मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रही थी। तभी एक रात अचानक पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें सीने में तेज़ दर्द हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जाँच के बाद कहा कि उनकी हालत गंभीर है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन किसी ने मदद करने से
मना कर दिया क्योंकि अब मेरी इज़्ज़त पर सवाल उठ चुका था। मैं अस्पताल के बाहर बैठकर पूरी रात रोती रही। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पापा को खो दूँगी और ये सब मेरी वज़ह से हो रहा है। उसी समय मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी से हार मानने का मन हुआ, लेकिन सुबह एक चमत्कार हुआ। अस्पताल के स्टाफ ने आकर बताया कि ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो चुके हैं। किसी चैरिटी फंड से मदद मिली। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने किसी से मदद नहीं माँगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी पापा की जान थी। ऑपरेशन शुरू हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती रही। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कौन है जिसने इतनी बड़ी मदद की और क्यों। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी मैं हर गुजरते पल के साथ और बेचैन होती जा रही थी। दिल में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने मेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, सुमन। मैंने पलट कर देखा तो सामने आर्यन खड़ा था, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में पहले से ज़्यादा गहराई थी। मैं कुछ पल के लिए उसे देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या उससे दूर भाग जाऊँ, क्योंकि मैंने ही उसे नज़रअंदाज किया था। वह धीरे से मेरे पास आया और बोला, पापा अब ठीक हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ में वही भरोसा था जो पहले मुझे सुकून देता था, लेकिन इस बार मेरे अंदर सिर्फ अपराध बोध था। मैंने नज़रें झुका ली और कुछ नहीं बोली। तभी उसने कहा, सुमन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं चुपचाप उसके साथ अस्पताल के एक कोने में चली गई, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ कि कुछ अफवाहों से पीछे हट जाऊँगा? मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंख भर आई थी। मैंने कहा, आर्यन, मैं मजबूर थी। अगर मैं तुमसे बात करती तो वह और कुछ कर देती। वह मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी। मैं डर गई थी। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, सुमन, सच से भागने से सच बदलता नहीं है और झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। मैंने सब पता कर लिया है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और कहा, वह चैट और ऑडियो सब फेक है और ये सब रिया ने किया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने कहा, मैंने कर दिया। उसने बताया कि उसने रिया को मेडिकल कैंप के बहाने बुलाया और उससे बात की। पहले तो वह मुकर गई, लेकिन जब मैंने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गई। मैंने हैरानी से पूछा, कौन से सबूत? उसने बताया कि उसके एक दोस्त डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट है। उन्होंने उस ऑडियो और स्क्रीनशॉट का चेक किया और पता चला कि दोनों एडिटेड थे। रिया के फ़ोन में वही फाइल्स भी मिल गई जिनसे उसने ये सब बनाया था। मैं सुनकर सन रह गई। मेरे अंदर गुस्सा भी था और राहत भी। मैं गलत नहीं थी। आर्यन ने आगे कहा, रिया ने सब मान लिया है और वह खुद सबके सामने सच बताएगी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या सच? मैं उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और उसी शाम कस्बे के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया जिसमें रिया खुद रोते हुए सब कुछ कबूल कर रही थी। उसने कहा कि मैंने जलन में आकर सुमन की ज़िंदगी खराब करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आर्यन पसंद था और उन्होंने मुझे उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। सुमन बिल्कुल निर्दोष है। मैंने ही चैट और ऑडियो एडिट किए थे। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। यह वीडियो पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गया, लेकिन इस बार सच फैल रहा था। लोग जो कल तक मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे अब चुप हो गए थे। कुछ लोग मेरे घर आए और माफ़ी मांगने लगे। माँ ने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी, हमने तुझ पर शक किया, हमें माफ़ कर दे। पापा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन वही व्यापारी परिवार फिर हमारे घर आए। उन्होंने कहा, हमने बिना सच जाने फैसला लिया था, अगर आप चाहें तो हम रिश्ता फिर से जोड़ सकते हैं। मैंने पहली बार बिना डरे उनके सामने कहा, नहीं, अब मुझे किसी सौदे में नहीं बंधना है। मेरी ज़िंदगी कोई कर्ज चुकाने का तरीका नहीं है। पापा ने मेरी तरफ देखा और इस बार उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, हमारी बेटी जो चाहेगी वही होगा। उस पल मैंने खुद को पहली बार मजबूत महसूस किया। उसी शाम आर्यन फिर मुझसे मिलने आया। इस बार मैं उसकी आंखों में सीधा देख पा रही थी। उसने कहा, सुमन, अब जब सब साफ हो गया है तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछिए। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगी? बिना किसी दबाव के, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हाँ। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था, जैसे लंबे समय बाद मुझे मेरा रास्ता मिल गया हो। उसी समय रिया भी वहाँ आई। वह बहुत बदली हुई लग रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, सुमन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती इतनी बड़ी बन जाएगी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं कुछ पल चुप रही, फिर मैंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। मैं तुझे माफ़ करती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तू दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। रिया रो पड़ी और बोली, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं अस्पताल में वॉलंटियर काम करूंगी और लोगों की मदद करूंगी। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी गलतियां भी इंसान को बदल देती है और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। रिया के जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। हवा हल्की चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर का बोझ जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका था। इतने दिनों से जो दर्द, जो अपमान मैंने सहा था, वह सब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। मेरे सामने एक नई शुरुआत खड़ी थी और इस बार मैं
उसे अपने फैसले से चुनने वाली थी। अगले ही दिन आर्यन हमारे घर आया। उसने बहुत ही सादगी से पापा के सामने बैठकर कहा, अंकल मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। इसमें न कोई शर्त है न कोई दहेज, बस मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ खुश रहे। पापा कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा तूने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में साथ दिया, तूने हमारी इज्जत भी वापस दिलाई है। हमें तुझसे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। माँ ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। उस दिन मेरे घर में पहली बार खुशी का माहौल था, जिसमें कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ सच्चे रिश्ते की शुरुआत थी। शादी बहुत ही सादगी से हुई। मंदिर में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे। न कोई दिखावा न शोर, लेकिन उस सादगी में जो सुकून था वह शायद किसी बड़ी शादी में भी नहीं मिल सकता। रिया भी आई और उसने मुझे गले लगाया और धीरे से कहा, खुश रहना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तू भी। और उस पल हमारे बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो गई। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन इस बार यह बदलाव डर से नहीं बल्कि खुशी से आया था। मैंने मेडिकल स्टोर की नौकरी छोड़ दी और अब मैं आर्यन के साथ उसके क्लिनिक में काम करने लगी। वहाँ आने वाले मरीजों की मदद करना, उनकी बात सुनना और उन्हें सही दवा देना अब मेरा काम ही नहीं बल्कि मेरी पहचान बन गया था। पापा का इलाज भी धीरे धीरे पूरा हो गया। उनका ऑपरेशन सफल रहा और अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे थे। माँ के चेहरे पर भी अब चिंता की जगह सुकून था। हमारा कर्ज भी धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर सब संभाल रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह मेरे अंदर था। पहले मैं हर बात से डर जाती थी, हर फैसले में दूसरों की सोच को अपने ऊपर हावी होने देती थी, लेकिन अब मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि अगर हम खुद सच जानते हैं तो दुनिया की कोई भी अफवाह हमें लंबे समय तक तोड़ नहीं सकती। कुछ महीनों बाद एक दिन रिया हमारे क्लिनिक आई। इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने बताया कि वह अब अस्पताल में वॉलंटियर काम कर रही है और लोगों की मदद करके उसे सुकून मिलता है। उसने कहा, सुमन अगर तू उस दिन तुम मुझे माफ़ नहीं करती तो शायद मैं कभी खुद को बदल नहीं पाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, ज़िंदगी में हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। उसी शाम मैं और आर्यन क्लिनिक के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और कहा, याद है जब पहली बार हम मिले थे, जब तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ डर था और आज उनमें कितना सुकून है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए डर नहीं बल्कि संभालने के लिए रिश्ते हैं। उसने मेरा हाथ धीरे से थाम लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पल मुझे लगा कि ज़िंदगी ने मुझे जितना दर्द दिया था उससे कहीं ज़्यादा खुशी भी दी है, बस सही समय पर सही लोगों के साथ। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं लेकिन सच्चाई उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। बस उसे सामने आने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए किसी भी कि, के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए, पहले सच जानिए, क्योंकि ये गलतफहमी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ़ करने में भी देर मत कीजिए, क्योंकि बदलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जहाँ तक प्यार की बात है तो असली प्यार वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़े नहीं बल्कि आपके साथ खड़ा रहे। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा या नाम नहीं बल्कि वह इंसान होता है जो हर हाल में आपका हाथ थामे रहे। और अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद दोस्तों।